हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। पहले क्लास स्टार्ट हुई थी लेकिन कुछ कारणों से क्लास पूरी नहीं हो सकी थी, तो उसके बाद हमने फिर से इस क्लास को शुरू किया है। तो आप क्लास को जरा शेयर कर दें सभी लोगों के साथ, ताकि वीडियो को मैं आगे बढ़ा सकूं। और आपने काफी कुछ हिस्सा पहले देख लिया था, लेकिन हम फिर से इस क्लास को पूरा देखेंगे, ताकि आपको जो पिछली क्लास में हमारा फ्लो टूट गया था वो फ्लो इस बार ना टूटे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। राइट, तो जरा वीडियो को जरा शेयर कर दो सभी तक। अभी तक क्या है, आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो सभी तक क्लास नहीं पहुंची है, तो वीडियो को जरा शेयर कर दो। मैं आगे आपको बताता हूं। आगे है हमारे आप लोगों के लिए एग्जाम गुरुजी ने तैयार किए हैं नोट्स, एमपीपीएससी के हिंदी मीडियम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी हैं। आप चाहते हैं हिंदी मीडियम के नोट्स प्राप्त करना तो प्राप्त कर सकते हैं। 1299 में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके अलावा 1399 में इंग्लिश मीडियम के। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। 499 मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। करीब 8,500 स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो इन लोगों के बीच में आपकी क्या रैंक है, आप कितने नंबर ला रहे हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आप क्या करें, प्लीज जरा क्लास को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये क्लास सब तक पहुंच जाए। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत की स्थिति की, भौगोलिक स्थिति। भारत दुनिया के नक्शे में कहां है उसको हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि आज हम भारत के मैप समझेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे। तो आपको भारत की एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जरा वीडियो को शेयर कर दो भाई, जरा वीडियो को शेयर कर दो। देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला है, आपके सामने सबसे पहले ये दुनिया का नक्शा है, दुनिया का मैप है। दुनिया के नक्शे में अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो यहां पर ये बीच की एक रेखा होती है। इस बीच की रेखा को हम इंग्लिश में तो कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो आड़ी खींची जाती हैं। तो ये क्या कर देते हैं, पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी मैप, अगर आपको दिशा का ज्ञान किसी मैप के बारे में नहीं है तो कुछ मत करो, शाहरुख खान की तरह इस प्रकार से खड़े हो जाओ। और जब इस प्रकार से खड़े हो जाओगे तो आपका जो सीधा हाथ रहेगा वो हमेशा मैप में ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा को शो करेगा, और जो आपका उल्टा हाथ यानी कि बायां हाथ रहेगा वो क्या करेगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा को शो करेगा। और आपका जो सर रहेगा वो हमेशा किस तरफ रहेगा, नॉर्थ में, और जो आपके पैर रहेंगे वो रहेंगे साउथ में। तो इससे क्या पता चल जाएगा, दुनिया के किसी भी मैप की क्या पता चल जाएगी आपको, दिशा की। ये जो मैप है हमारा, इस मैप में कौन कौन सा किस तरफ है। अब यहां से 2 बातें हमें स्पष्ट हो जाएंगी कि भारत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो भारत अगर मैं अक्षांशीय रूप से पूछूं तो किस तरफ है, ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत किस गोलार्ध में है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। अब जिस प्रकार से अक्षांश रेखा होती है उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं भी होती हैं। चूंकि अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं तो देशांतर रेखा खड़ी होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जो ऊपर का उत्तरी नॉर्थ पोल होता है वहां से लेकर नीचे दक्षिण पोल को ये मिलाती हैं। याद रखिएगा, 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच करके एक जगह है लंदन के पास में, वहां से होके गुजरती है। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो 0 डिग्री की रेखा होगी इसके सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाएं हाथ की तरफ जितना भी क्षेत्र आएगा वो कहलाएगा ईस्टर्न गोलार्ध, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। और जो इसके पश्चिम का यानी उल्टे हाथ तरफ का समय रहेगा वो कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की लोकेशन देखेंगे तो ये है। तो भारत अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से देखें तो किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत के मैप के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत क्या पहले दिन से इसी प्रकार से था या उसमें कुछ चेंज आया है। देखिए, भारत पहले दिन से यानी कि आज से करीब करोड़ों साल पहले भारत की स्थिति जो आज है वर्तमान में वो नहीं थी। दुनिया के किसी भी देश की स्थिति वो नहीं थी जो आज है। एक वेगनर साहब थे, उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था,
और उन्होंने बताया था कि ये जो दुनिया में जितने भी आज महाद्वीप दिखाई देते हैं वो सब के सब महाद्वीप क्या करते थे बेटा, एक ही जगह पर थे, एक जगह इकट्ठे थे, पूरा भूभाग एक जगह इकट्ठा था। मैं बात कर रहा हूं भूगर्भिक इतिहास के परमियन काल की, यानी कि 250 मिलियन ईयर साल पहले की। अच्छा, अपन लोग भारत वाले थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, मिलियन बिलियन में ज्यादा जानते नहीं, ट्रिलियन बिलियन बिलियन, तो यहां पर मैं आपको बता दूं 250 मिलियन यानी 25 करोड़ साल पहले की, 25 करोड़ साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं, 250 मिलियन साल पहले की बात करूं, तो पूरा भूभाग एक जगह इकट्ठा था और इस भूभाग का नाम क्या था, पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। और जो बाकी का जो पानी था वो क्या कहलाता था, पैंथालासा। क्या कहलाता था, पैंथालासा। ये आपको याद रखना है, पेंजिया और पैंथालासा कहलाता था। अब यहां पर आपको दिखाई देगा ये जो पेंजिया था इसमें भारत दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर भारत दिखाई दे रहा है तो अभी आप अपने मोबाइल में ही उंगली से टच करोगे इस वाले मैप में आपको भारत कहां पर दिखाई दे रहा है, राइट? जरा टच करो और वीडियो को शेयर कर दो। अब यहां पर ये जो इक्वेटर दिखाई दे रही है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये ऊपर की है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और ये नीचे है 23.5 डिग्री की मकर रेखा। तो आपको भारत यानी कि इंडिया यहां पर दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है ना, यहां पर। यानी कि भारत जो आज कर्क रेखा के बीचों बीच है वो कभी मकर रेखा के भी नीचे हुआ करता था, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से भारत स्थित था। अब समय आगे बढ़ता है, ट्रियासिक युग में पहुंचता है, यानी कि 20 करोड़ साल पहले। कितने साल पहले? आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धीरे धीरे भारत जो होता है वो किस तरफ खिसकना चालू कर देता है, उत्तर की तरफ खिसकना चालू कर देता है। और ये पूरा जो पेंजिया था वो दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर का कहलाता है लोरेसिया, ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, लोरेसिया, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। और भारत किस भूमि का हिस्सा था, तो भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और मजे की बात यह है कि इस गोंडवाना लैंड का नाम भी मध्य प्रदेश के जो गोंडवाना राजा जो राज्य करते थे, गोंड राजा, उनके नाम पर इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा है। ये एक मजे की बात है और एक अच्छी बात भी है, राइट? चलिए अब देखेंगे यहां पर आपको कि गोंडवाना लैंड हो गया और यहां पर क्या हो गया, लोरेसिया हो गया। इसी के कारण जो पैंथालासा जो पूरा एक सागर हुआ करता था उसके बीच में टेथिस सागर करके एक जगह निकलकर आई। याद रखिएगा ये टेथिस सागर को, क्योंकि यही वो टेथिस सागर होगा जहां बाद में आज का महान हिमालय खड़ा है, राइट? अब उसके आगे बढ़ेंगे, जुरासिक युग। ये वो समय है जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। जब पृथ्वी पर किसका राज था, डायनासोर्स का राज था, करीब 14.5 करोड़ साल पहले। तो भारत देखेंगे तो मकर रेखा के बीचों बीच भारत की स्थिति पहुंच गई है। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये मेडागास्कर है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरेशिया है, ये क्या है, अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये अंटार्कटिका है। अब क्रिटेशियस युग में यानी करीब 6.5 करोड़ साल पहले अगर आपसे पूछा जाए तो भारत कहां था, इक्वेटर और दोनों के ये जो मकर रेखा है इसके मध्य में। और वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत इस प्रकार से है, यहां पर भारत पहुंच चुका है और सभी जो दूसरे महाद्वीप हैं वो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं और अभी भी भारत इस उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। और इसका क्या सबूत है कि उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो हाल ही में नेपाल की सरकार ने माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसकी नई संशोधित ऊंचाई जारी की है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो नई संशोधित ऊंचाई है वो पहले की ऊंचाई से कितनी ज्यादा ऊंची इसको बताया गया है, जरा आप लोग कमेंट करके बताओ। और ये इस बात का सबूत है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, यानी कि जो ये इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी ये दोनों जब आपस में टकराई तो ये बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, जहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था वहां पर क्या आ गया, हिमालय आ गया। लेकिन ऐसा मत मान लीजिएगा कि ये एक ही रात में हो गया, यानी कि रात को सोए सुबह उठकर देखा तो हिमालय खड़ा था। ये करोड़ों सालों की प्रक्रिया रही है, लंबी, धीरे धीरे टकराया है और आज जिस गति से ऊपर उठ रहा उसी गति से ऊपर उठा रहा है। तो करोड़ों साल लगे इसको ऊपर उठने के कारण, और इसी के कारण ये हुआ है, ये है कि जो हिमालय से पहले की नदियां थी वो नदियों ने हिमालय को काटना जारी रखा और बड़े बड़े गार्ज बना लिए, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, ये सब नदियां पहले से थी और हिमालय को क्योंकि धीरे धीरे ये उठ रहा था तो उतने हिस्से को काटती जा रही थी, राइट?
चलिए अब हमें क्या करना, देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग चीजों को थोड़ा सा लिटरली ले लेते हैं। मेरा मन यहां पर एक हमारे साथी कहना है कि पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे का मतलब ये है कि वो मिलियन ट्रिलियन हम जिस गणित का प्रयोग करते हैं उसमें यूज नहीं होता। हम लाख करोड़ वाले लोग हैं, मिलियन ट्रिलियन दूसरी उसमें खासकर अमेरिकन लोग जो होते हैं, अमेरिकन करेंसी वगैरह जो होती है उसमें वो यूज करते हैं। हम लाख करोड़ अरब खरब वाले लोग हैं, उसमें काउंट करना पसंद करते हैं, उसी में दिमाग में अपने चीजें जाती है। इसलिए बोला था भाई किसी की भावना, आजकल एक तो दिक्कत यह है कि भावना इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है सबके, मतलब भावना सामने रख के ही बैठे होते हैं कि हमने कुछ बोला और आपकी भावनाएं आहत हो गई। तो भावनाओं को आहत मत करो, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो जरा, भावनाओं पे फोकस मत करके पढ़ाई पे फोकस कर लो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय भारत के विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राइट। यहां पर आपको यह याद रखना है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाता है तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? आड़ी रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं कैसी होती है? खड़ी रेखाएं होती हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये इक्वेटर है। ये कौन सी रेखा है इस ग्लोब में? देखो भाई ये कौन सी रेखा है? इक्वेटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भारत कहां पर है? इस भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये 0 डिग्री से ऊपर होगा। तो भारत की जो जमीन है वो 6 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सी वाली जमीन? यहां पर जो अंडमान, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का, याद रखिएगा। यहां पर कौन सा द्वीप समूह आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो सबसे नीचे का अंडमान निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, उसके अंदर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसे कहते हैं, वो 6 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा इसके ऊपर आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश लगाया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये यहां पर आप देखेंगे तो केप केमोरिन करके एक जगह है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी वाले पॉइंट पे, और ये भारत की मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां से भारत की जो मुख्य भूमि होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। और भारत की मुख्य भूमि यहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचती है? ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है, राइट। तो ये आपको याद रखना कि ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। इसी के बीच में कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे मैं कर्क रेखा के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसी के बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, राइट। अब इसके आगे बात करें, हम आगे बढ़े तो आपको ये जान लेना चाहिए यहां पर इसके आगे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं आपको यहां बता रहा था कि इसके अंदर यहां से लेके यहां तक की दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दूरी भी आपको पता होना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये कितने किलोमीटर की दूरी है, और कितनी लंबाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसकी, लंबाई कितनी है इसकी, ये जरा मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि कितनी लंबाई है आप यहां से लेके यहां तक की। उससे पहले मैं आपको देशांतर रेखाओं के बारे में बता देता हूं, जिसको नहीं पता होगा मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो भारत की देशांतर रेखाएं चूंकि क्या होती हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि खड़ी रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। वेरी गुड, 32-14 बहुत सही बता रहे हो आप लोग। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, मैंने आपको बताया था ना, भारत ये जो ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। तो ग्रीनविच रेखा से कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर भारत जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ऊपर भारत का जो 37 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है वो कहां टच करती है? वो लद्दाख राज्य, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसको टच करती है। और नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, उसको टच करती है। जबकि जो 6 डिग्री 7 मिनट वाली उत्तरी अक्षांश रेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का अंडमान निकोबार है, उसको टच करती है। अब इधर देखेंगे तो सबसे जो सबसे पश्चिमी जो राज्य है भारत का, जहां पर 68 डिग्री 7 मिनट की देशांतर रेखा टच करती है, वो गुजरात है। और सबसे पूर्वी जो राज्य है जहां पर 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा टच करती है, वो कौन सा राज्य है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अब मैं यहां पर आपको समय के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में छोड़ के नहीं जाना, वीडियो को अंत तक देख के जाना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अब चूंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने एक्सेस पर घूम रही है,
और घूमते घूमते 24 घंटे में पूरा घूम जाती है। कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। और 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में नहीं घूमती भाई, पृथ्वी गोल है, गोल चीज 360 डिग्री की होती है। तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी? प्रश्न आपके सामने है। तो 24 से 36 को काटोगे तो ये 15 आएगा, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना घंटे का समय लगेगा? सॉरी, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगेगा, 1 आवर, राइट। तो ये आपको याद रखना कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने 15 डिग्री अपने अक्ष पर घूम जाती है, राइट। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यहां पर ये पूर्व है, सूरज पहले किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। तो यहां पर सूर्य 97 डिग्री 25 मिनट पर दिखाई देगा, राइट। यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर सूर्य पहले निकलेगा और बाद में कब निकलेगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यानी दोनों के बीच में एक समय का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस है भाई इन दोनों के बीच में समय का? देखिए आप जरा घटाइए, तो लगभग 30 डिग्री समय का अंतराल, 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। यानी कि ये रेखा और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो होती है 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटे का समय चाहिए। तो इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो पृथ्वी को कितना घंटा लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, राइट। तो यहां पर आपको यह जान लेना जरूरी है कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले, कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले सूर्य का उदय होगा और इधर गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य का उदय होगा। यानी कि यहां 5 बजे अगर सूर्य दिखाई देगा, यहां 5 बजे सूर्य दिखाई देगा, तो यहां पर इस पॉइंट पे जाकर मॉर्निंग 7 बजे सूर्य दिखाई देगा। तो यह कहलाता है स्थानीय समय। अब स्थानीय समय को हमने सॉल्व करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक मानक समय माना है। कौन सा समय माना है? एक मानक समय माना है। इलाहाबाद के नैनी के पास से एक मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की होकर जाती है। कितने डिग्री की? 82.5 डिग्री की ये रेखा होकर जाती है इलाहाबाद के नैनी के पास से। ये भारत का क्या है? मानक समय, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये IST जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच रेखा है उससे कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 5.5 घंटा आगे आखिर कैसे है। हम कैलकुलेशन कर चुके हैं कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। अब यहां पर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिएगा, ये माना कि हमारी 0 डिग्री की रेखा है। कोई भी रेखा को यहां से मैं बाकी सबको रब कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर मैं बता दूं कि ये मान लिया कि हमने ये 0 डिग्री की अक्षांश देशांतर रेखा है, तो इसके इस तरफ भी रेखाएं होंगी और इस तरफ भी रेखाएं होंगी। अब यहां पर दोपहर का 12 बज रहा है। 0 डिग्री की रेखा पर 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच जगह नामक जगह से निकलती है, जो कि लंदन के पास में, वहां पर दोपहर का 12 बज रहा है। तो 15 डिग्री रेखा, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर भी होगा एक, और उसके पश्चिम में भी 15 डिग्री का एक देशांतर होगा, 15 डिग्री वेस्ट, और ये 15 डिग्री ईस्ट, ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना दोस्तों। तो यहां पर समय क्या होता है? इस तरफ अगर जाते हैं तो प्लस होता है और इस तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। यानी कि यहां पर 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, तो 15 डिग्री पे कितना बजेगा? बताओ भाई जरा, 1 घंटा आगे बढ़ता ना समय, तो 12 बज रहा, तो यहां पर कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा। और जबकि इस तरफ यानी कि 0 डिग्री से वेस्ट में आप जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो यहां पर 12 बज रहा था, तो यहां पर कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा। उसी प्रकार से 15 और 15 30 डिग्री पे अगर आप पहुंचेंगे तो कितना बज रहा होगा? यहां पर 2 बज रहा होगा। उसी प्रकार से 45 डिग्री पे कितना बज रहा होगा? 3 बज रहा होगा। उसी प्रकार से 60 डिग्री पे कितना बज रहा होगा? 4 बज रहा होगा। और उसी प्रकार से 15 60 15 में 60 में 15 मिलाया 75 डिग्री पे कितना बज रहा होगा? 5 बज रहा होगा। यानी कि 75 डिग्री की रेखा 0 डिग्री की रेखा से कितना घंटे आगे होगी? 5 घंटे आगे। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। तो 75 में 7.5 जोड़ो, 75 में कितना जोड़ो? 7.5 जोड़ो, तो कहां पहुंच जाएंगे? 82.5। 15 का आधा 7.5 होता है, 15 का आधा 7.5 होता है, तो यानी कि 5.5 घंटा। भारत का समय GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटा। मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे भारत का जो मानक देशांतर है, जो 82.5 डिग्री की रेखा है, 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है।
अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा तो क्या आप लोग कमेंट करके बता दें कि सर हमारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे हैं। और ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसका फायदा ये है कि आने वाली परीक्षाओं में अगर आपसे दो जगहों का देशांतरी रेखा का बता दिया जाए कि ये इतने डिग्री पर राज्य है, वो इतनी डिग्री पर है, तो इनके बीच में समय का डिफरेंस कैसे होगा तो आप बता पाएंगे। जैसे भारत के बीच में आपने बता दिया कि भारत का 97 डिग्री 25, ये इससे और इस देशांतर के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, तो 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का 1 घंटा, तो 30 डिग्री का गुणा कर दो, 2 घंटे हो जाएंगे। तो भारत के स्थानीय समय में पूर्व से पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर है। राइट, ग्रेट, कमेंट करके बता दो यार। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और आप देख लीजिए तो आप पीछे भी नहीं छूटेंगे और आपको समझ में जाएगा और बाकी लोगों का भी समय बचेगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा तो बात करूंगा। अब हम काहे की बात करेंगे, यहां पर हम अगली जो हमारी यहां पर आएगा वो आएगी इस ये रेखा से, यानी कि 37.5 डिग्री इससे लेकर तो 8 डिग्री 4 के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 3214 किलोमीटर है। कितनी है ये, 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर की दूरी है, तो 3214 किलोमीटर की ये दूरी होती है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस मैं बढ़ा लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण की भारत की दूरी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पूरब से लेकर पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की दूरी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कर्क रेखा के बारे में, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, हम गिनती लगाएंगे, शुरू से गिनेंगे। सबसे पहले भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद कहां पर पहुंचती है, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पर पहुंचती है मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 ये दिखा रहा आपको, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। 8वें नंबर पर मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करेंगे हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु इस तरफ, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु की, और सबसे ऊंचा स्थान और सबसे गहरा स्थान। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरा शेयर कर दो। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे ऊपर की तरफ स्थित बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा कौल। नाम याद रखेंगे आप, इंदिरा कौल। किस राज्य में है, तो लद्दाख में है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि ये हमने यहां पर पॉइंट आउट किया है, जबकि भारत की भूमि तो यहां तक है। तो मैं आपको बता दूं ये भूमि भारत की यहां तक है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, और इसके कारण भारत के पास अभी इसका कब्जा नहीं है। इसीलिए ये जो इंदिरा कौल है ये भारत के अंतर्गत आता है और इसी को भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के आगे है और ये वो जगह है जहां पर एक तरफ भारत की सीमा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा है, और तीसरी तरफ शांगझाम वैली है जो चाइना को पाकिस्तान ने 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दहेज में दे दी गई थी। यानी कि तीनों देशों की सीमा यहां आकर इसके पास आकर मिल जाती है और ये इंदिरा कौल है। और ये भी आप याद रखेंगे इस कौल का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार का ये ज्योग्राफिकल वर्ड है कौल। ये फोन वाला कॉल नहीं है, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है। तो कटक जिसे कहते हैं ना, रिज के बीच की भूमि जो कहलाती है वो कॉल कहलाती है, ये आपको याद रखना। और ये इंदिरा नाम जो हिंदू देवी लक्ष्मी है उनके नाम पर है, ये इंदिरा गांधी के नाम पर ये इंदिरा कॉल नहीं है, हिंदू देवी लक्ष्मी उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। राइट, अब दूसरी चीज आपको यहां पर क्या याद रखनी है, पहले तो आपको इंदिरा कौल समझ में आ गया। अब भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो यहां पर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। और यहां पर यह बता दूं कि ये इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर ही है। इंदिरा पॉइंट का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है, जबकि इंदिरा कॉल का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइट,
ये साफ आप बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, पहले पिगमोलियन पॉइंट नाम था इसका। 2004 में यहां पर सुनामी आई थी और काफी लोग यहां पर मृत्यु हो गई थी जो लोग यहां पर रहते थे। अब तो केवल 4-5 परिवार 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर रहते हैं और ये जमीन अब ये जो पॉइंट है अब काफी पानी में चला गया है 2004 की सुनामी के बाद में, राइट। तो ये तो हुआ भारत का। अब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, देखिए शब्द याद रखिए, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वो कैप केमोरिन है और कैप केमोरिन तमिलनाडु राज्य में आता है और कन्याकुमारी के पास में है। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा मिलती है, ये वो वाला पॉइंट है। अब सबसे पूर्वी पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पूर्व, ये सीधे हाथ की तरफ पूरब होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु करके एक क्या है, एक कस्बा है, याद रखिएगा किबुथु करके एक कस्बा है, सबसे पूर्वी मानवीय बस्ती यही है और यहां पर 3 देशों की सीमा रेखा आकर मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो चाइना की सीमा रेखा आकर मिल जाती है, नीचे देखेंगे तो म्यांमार की सीमा रेखा आकर मिल जाती है और इस तरफ तो भारत है ही। तो यह आपको याद रखना है। अब तीसरा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती या गोहर मोती करके जगह है, ये कच्छ के रंध में है, गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। सर क्रीक जो एक वाटर बॉडी है वहां पर ये पड़ता है, ये एक गांव है एक्चुअल में गुहार मोती, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, सर क्रीक क्या है और उसका विवाद क्या है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल तो ये समझ लीजिए। तो ये तो हुए भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले 4 बिंदु। अब बात करेंगे सबसे ऊंची और सबसे नीची जगह की। भारत की सबसे ऊंची जो जगह है, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है केटू, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है। 8611 मीटर की उसकी ऊंचाई है और गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां पर यह पर्वत शिखर ऊंचा है स्थित और दुनिया का दूसरा सबसे, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। याद रखिएगा हिमालय के अंतर्गत इसको ट्रांस, एक्चुअली हिमालय के अंतर्गत नहीं माना जाता, काराकोरम को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत माना जाता है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि ट्रांस हिमालय क्या है, राइट। तो यहां पर यह आपको याद रखना कि ये वाली जो जगह है ये क्या कहलाती, केटू है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही माना जाता है, लेकिन भारत के अभी कब्जे में ये जगह नहीं है। अब जो भारत के हिस्से में पास में है वो है कंचनजंगा, 8586 मीटर। ये कहां पर है, तो कंचनजंगा पर्वत आपको याद होगा सिक्किम और नेपाल की जो सीमा रेखा है उस पर है, सिक्किम और नेपाल की सीमा रेखा पर है, इसलिए भी कई बार इसको भारत में नहीं माना जाता है। तो भारत में जो माना जाता है वो है नंदा देवी, यहां पर है नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी। तो सिक्किम और नेपाल की पर्वत जो सीमा रेखा है उस पर है कंचनजंगा, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, सबसे नीचे वाला स्थान, सबसे गहरा स्थान पूछा जाए तो ये जो है कुट्टनाड करके एक जगह है, ये केरल में है और -2.2 यानी समुद्र तल से भी 2 मीटर नीचे है, राइट। लगभग 7-8 फीट समुद्र तल से भी इसकी गहराई नीचे है और यह माना जाता है भारत का सबसे नीचे वाला स्थान, राइट। क्लियर हुआ? जरा वीडियो को जरा शेयर कर दो तो सभी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसके बाद कोई डाउट्स आपके मन में बचेंगे ही नहीं समझने के लिए। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखिए भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं, पहले तो उन देशों के नाम आपको गिनाता हूं। सबसे पहले तो भारत जिससे 24 घंटे लड़ाई के मूड में बैठा रहता है और पाकिस्तान जो भारत से 24 घंटे लड़ाई के मूड में बैठा रहता है, ये पाकिस्तान है। किस तरफ है भारत के, तो यहां पर हम, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो भारत किधर हो गया, पाकिस्तान भारत से किस दिशा में आ गया, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में, राइट। अब ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था राज्य, अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, किसके साथ सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ में। अब तीसरा देश कौन सा है जिसकी सीमा लगती है, वो है चाइना। चाइना के बाद चौथा देश नेपाल, नेपाल के बाद 5वां देश
भूटान, भूटान के बाद छठवां देश बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद सातवां देश म्यांमार। इनकी सीमा तो भारत के साथ सीधी सीधी लगती है। बाकी और पड़ोसी देशों में देखोगे तो इस तरफ श्रीलंका है, इस तरफ देखोगे लक्षद्वीप के नीचे आपको दिखाई देगा ये मालदीव है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप के आगे इंडोनेशिया आ गया, राइट। ये और भी आसपास के देश हैं। अब यहां पर आपको ये तो हुए भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं। अब भारत के किन किन राज्यों की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है वो देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ जिन भारत के राज्यों की सीमा लगती है, एक लगती है गुजरात की, दूसरी लगती है राजस्थान की, तीसरा है पंजाब, और चौथा है जम्मू कश्मीर, और पांचवा है लद्दाख। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब अफगानिस्तान की सीमा भी भारत के एक राज्य के साथ लगती है, वो केवल एकमात्र राज्य है लद्दाख। अब चाइना के साथ बात करेंगे। चाइना के साथ सबसे ज्यादा भारत के राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? नंबर 1 तो देख लीजिए आप, लद्दाख की सीमा लगती है, दूसरा हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तीसरा उत्तराखंड की सीमा लगती है, चौथा सिक्किम की सीमा लगती है, पांचवा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। यह आपको याद रखना है कि इन राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? वो लगती है चाइना के साथ में। देखें, लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर याद रखना कि नेपाल के साथ साथ किन राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल के साथ इस तरफ तो आप देखेंगे तो उत्तराखंड की सीमा, इस तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा, यहां देखेंगे बिहार की सीमा, इस तरफ पश्चिम बंगाल की सीमा, और यहां पर सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ में लगती है। अब सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। और कौन कौन से 3 देश हैं ये मैं आपको कमेंट बताता हूं। यहां पर एक तरफ देखेंगे, सिक्किम के पश्चिम में देखो नेपाल है, सिक्किम के पूर्व में देखो भूटान है, और सिक्किम के उत्तर में देखो चाइना है। और सिक्किम की सीमा एकमात्र भारतीय राज्य के साथ में लगती है, और वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम की सीमा एकमात्र भारतीय राज्य के साथ लगती है, और वो है पश्चिम बंगाल के साथ। राइट, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम यहां पर अगले देश की। अगला देश कौन सा है? भूटान। भूटान की सीमा किन किन भारतीय राज्यों के साथ में लगती है? ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भूटान है। भूटान की सीमा देखेंगे तो भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, भूटान की इस तरफ सीमा सिक्किम के साथ में लगती है, नीचे भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, और यहां पर भूटान की सीमा असम के साथ में लगती है। ये याद रखेंगे। अच्छा, अगला जो देश आ गया वो आ गया म्यांमार। म्यांमार के साथ किन किन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ एक तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे स्थित है नागालैंड, उसकी सीमा लगती है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, उसकी सीमा लगती है, और सबसे नीचे मिजोरम है, इसकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब यहां पर देखेंगे बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ देखेंगे, सबसे पहले तो देख लीजिए इस तरफ से, तो पश्चिम बंगाल की तो बहुत बड़ी सीमा लगती है, राइट। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे असम की सीमा इधर से भी लगती है, और ऊपर से दो तरफ से पश्चिम बंगाल के साथ असम की सीमा लगती है। याद रखना दोस्त, दो तरफ से। मेघालय की सीमा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, और त्रिपुरा, ये तो 3 तरफ से पश्चिम बंगाल से ही घिरा हुआ है। याद रखना, त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश से बहुत पास में ही इसकी राजधानी है अगरतला। सबसे पास किसी दूसरे देश की जो राजधानी है तो वो यही राजधानी अगरतला, जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर पे ही स्थित है लगभग। अब ये 7 सिस्टर्स हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, दिख नहीं रहा, ब्राइटनेस भाई थोड़ा सा अपना क्या कर लो, नाइट मोड ओपन कर लो, या फिर दूसरा क्या, थोड़ा सा रेजुलेशन आप बढ़ा लो मोबाइल का, राइट। रेजुलेशन आप बढ़ा लो मोबाइल का तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करता हूं, अगर बड़ा करना पॉसिबल हुआ तो। देखिए, ये बड़ा कर देते हैं, लेकिन अब इसको छोटा करने में थोड़ा सा दिक्कत हमको होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर होती भी है तो होती रहे दिक्कत, लेकिन हमें ये पहले अच्छे से समझ लेना है, राइट। मैं बड़ा कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा ये जो त्रिपुरा है,
मैं आपको क्या बता रहा था, त्रिपुरा के बारे में बता रहा था कि ये जो त्रिपुरा है तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जबकि मिजोरम जो है, अच्छा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। सबसे नीचे जो राज्य लगा हुआ है इन सेवन सिस्टर्स में वो है मिजोरम, जो नीचे लटका हुआ है वो है मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजॉल, याद रखिएगा। इस तरफ म्यांमार के साथ, अच्छा मिजोरम की सीमा एक तरफ तो म्यांमार के साथ में और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर, मणिपुर की सीमा क्या है, इंफाल, और इसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ में, और इस तरफ नागालैंड है, इसकी राजधानी का नाम है कोहिमा, राइट। इस तरह देखेंगे मेघालय, मासिनराम आपने करके एक जगह सुनी होगी, मासिनराम, यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिनराम में, आपको याद रखना है। और ये वही मासिनराम है जो मेघालय में पड़ता है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है यहां पर असम, क्योंकि असम वही राज्य है जिससे होकर इन बाकी 6 राज्यों में आप जा सकते हैं, इसलिए असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि असम के द्वारा ही आप अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड या मणिपुर या मिजोरम या मेघालय या त्रिपुरा पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट आप सीधे नहीं पहुंच सकते। तो असम की राजधानी दिसपुर है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में ही मेक मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्त, मेक मोहन रेखा है, और ये वही मेक मोहन रेखा है जिसको चाइना मानने से इनकार करता है, और जब चाइना मानने से इसको इनकार कर देता है तो होता यह है कि भारत के कब्जे में है और भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है। ये अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है, राइट। समझ में आ गया आपको। चलिए अब यहां पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपको मुझे लग रहा होगा ये स्पष्ट हो गया होगा अच्छे से, जितना भी मैंने आपको स्पष्ट करवा सका अच्छे से स्पष्ट हो गया। आपके पास अपना मैप होगा, एक बार उसे ओपन करके देख लेंगे इस वीडियो के बाद में, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा चिकन नेक भी आपने करके एक शब्द सुना होगा कई बार कि चिकन नेक, तो ये चिकन नेक ये पश्चिम बंगाल और ये वाला जो हिस्सा है, ये सिक्किम के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा, ये चिकन नेक कहलाता है भारत का, क्योंकि ये काफी स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। एक तरफ जो है नेपाल वगैरह चाइना वगैरह, क्योंकि नेपाल के पास में सिक्किम के पास में लग जाता है, और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यहीं से होकर भारत को जाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब भारत और पाकिस्तान के मैप की, कि जम्मू कश्मीर को भारत कैसे देखता है और पाकिस्तान कैसे देखता है। ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है, और ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। दोनों देशों के मैप को किस प्रकार से आप अलग किया गया है और क्या क्या चीजें बताई गई है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर है, राइट, और हम पाकिस्तान को यहां से बताते हैं। अब अगर इस मैप को ध्यान से आप देखोगे तो इस मैप में ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, राइट, ये वाला हिस्सा, इसके इधर पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि भारत का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसको भी अपने क्षेत्र में दिखाया गया है, और इसको इन्होंने नाम दिया, पाकिस्तान ने, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और ऊपर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है वो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है, यहां आपको याद रखना है। अच्छा, जबकि भारत में इसको कैसे दिखाया गया है, इस प्रकार से लद्दाख वाला क्षेत्र है पूरा के पूरा, और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। अब यहां पर पाकिस्तान ने 2 कारस्तानी और की हैं। अब ये नीचे देखिए, दोनों कारस्तानियां क्या है। एक है सरक्रीक, ये सरक्रीक विवाद तो शुरू से है, सरक्रीक को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में हमेशा से दिखाता आया है। ये सरक्रीक विवाद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक और नई इसने कारस्तानी कर दी, जूनागढ़ और मंडावर, ये 2 रियासतें हुआ करती थी। अगर आपने भारत की आजादी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी के बाद इन राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में मिलाया था। उनमें 3 इंपॉर्टेंट राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये जूनागढ़ का जो राजा था महावत खान, वो पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान के साथ उसने संधि कर ली थी। और ये जूनागढ़ कहां पर आता है, ये जूनागढ़ इस सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर आता है। तो इसने क्या बताया है कि जूनागढ़, मंडावर, ये जो उस समय के राज्य थे, उस समय की रियासतें थी, तो इनको अपने हिस्से में नया इसने ये कांड किया है। किसने, ये पाकिस्तान ने। तो ये आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने भारत की कौन कौन सी जमीन पाकिस्तान अपने हिस्से में बताता है।
वहीं यहां पर ये उत्तराखंड का ये पॉइंट है, यहां पर काला पानी करके एक जगह है जहां से काली नदी निकलती है, और इसको लेकर भी नेपाल के साथ भारत का विवाद चल रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब मैं आपको एक्चुअल स्थिति बताता हूं। पाकिस्तान की स्थिति देख ली, अब एक्चुअल स्थिति कश्मीर में क्या है वो देख लीजिए। यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये पहले ये पूरा हिस्सा, इससे लेकर के ये पूरा जो हिस्सा हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। 31 अक्टूबर को इसमें चेंज किया गया। 31 अक्टूबर को इसमें चेंज करके क्या कर दिया गया, 31 अक्टूबर को इसको चेंज करके दो भागों में बांट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 में। एक का नाम लद्दाख यूनियन टेरिटरी रखा गया और दूसरे का नाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रखा गया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर का जो अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर का पहले था वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चला गया और कम हिस्सा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ गया। अब एक्चुअल कंडीशन ये है कि जो येलो कलर का ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र भारत के कब्जे में है, भारत के हिस्से में है, भारत के द्वारा प्रशासित है। राइट, अब देखेंगे आगे लद्दाख, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है जो भारत के पास है, भारत के कब्जे में है, भारत द्वारा प्रशासित है और भारत का तो है ही है। अब यहां पर ये जो आपको ग्रीन कलर का ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाई दे रहा है, यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि यहां पर एक तरफ भारत की सेना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है। इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ऊपर का हिस्सा ये गिलगिट वाला क्षेत्र है, नीचे बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, और इस तरफ का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको पाकिस्तान क्या कहता है, आजाद कश्मीर के नाम से इसको संबोधित करता है। इसको क्या कहता है, आजाद कश्मीर, लेकिन वहां पर आजादी जैसा कोई भी चीज नहीं है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये वो जगह है जो चाइना ने 1963 में दहेज में चाइना को दे दी थी पाकिस्तान ने। ये भारत की जमीन है, क्योंकि पाकिस्तान का इसके ऊपर अवैध कब्जा था, तो 1963 में यह जमीन पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। इस पर भारत की बड़ी आपत्ति है, क्योंकि और यही पीओके से निकल के जो चाइना का OBOR, वन रोड वन बेल्ट, OBOR वन बेल्ट वन रोड, OBOR वन बेल्ट वन रोड, ये जो परियोजना है यहीं से चाइना की निकल के जा रही है, इसलिए भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। ये वो जगह है अक्साई चीन वाली क्षेत्र जो 1950-1962 के बाद चाइना अपने कब्जा किए हुए बैठा है, ये भारत की जमीन पर है। और यहीं पर पेंगोंग लेक, फिंगर आर्ट जो आपने लगातार न्यूज में सुन रहा था, जहां पर पाकिस्तान चाइना आकर बैठा हुआ था, वो ये वाला क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अक्साई चीन इसका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और चाइना और भारत के बीच में जो नियंत्रण रेखा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC चाइना और भारत के बीच में है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। राइट, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, दो और सीमा रेखाओं के नाम याद रखेंगे। रेडक्लिफ रेखा अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि रेडक्लिफ वो चचा थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था, तो उनके द्वारा निर्धारित रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो बांग्लादेश तरफ की भी रेडक्लिफ रेखा कहलाती है और भारत के और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसके तरफ की रेखा भी रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। एक डूरंड रेखा है, जब पूरा भारत एक था, यानी कि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, उस समय जब अफगानिस्तान से भारत की सीमा को मिलाया गया था, तो उस समय वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हुआ करती थी। क्योंकि अब पाकिस्तान अलग देश बन गया है, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राइट, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं समझाऊंगा आपको सर क्रीक विवाद। आखिर ये सर क्रीक विवाद है क्या? देखिए, सर क्रीक विवाद क्या है, यहां पर आपको यह याद रखना है, ये वो हिस्सा है, मैंने आपको नाम बताया था गुहार मोती या गोहर मोती करके एक जगह बताई थी, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात राज्य के अंदर है। ये वो पॉइंट है जहां पर सर क्रीक है। सर क्रीक एक्चुअल में क्या है, काफी सारी जो सिंध नदी है, सिंध नदी का मुहाना है। मुहाना आप समझते हैं, जब नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो जो सिंधु नदी है वो जब सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वो मिलती है, तो कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, और इन्हीं में कुछ क्रीक मौजूद हैं। राइट, तो एक है कांझार क्रीक, तो कांझार क्रीक पूरी तरह से पाकिस्तान में है। एक है कोरी क्रीक, कोरी क्रीक पूरी तरह से भारत में है। अब एक जो है सर क्रीक है। सर क्रीक एक्चुअल में एक व्यक्ति का नाम था। सर क्रीक
इनका नाम था। तो ये क्या है, ये एक वाटर बॉडी है। यहां से तो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है, यानी कि यहां से ऊपर का पाकिस्तान है और नीचे का इंडिया है, और ये आगे जाके इस प्रकार से जैसे स्केल रख के लाइन खींचते ना, ऐसे ऊपर चली गई है। तो यहां पर इस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, ये एक वाटर बॉडी है। अब अच्छा, पानी के बीच में अगर बीच में पानी आ गया, इस तरफ भी जमीन है और इस तरफ भी जमीन है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि जितना भी पानी है, पानी वाला क्षेत्र उनके हिस्से में है, यानी कि जो सीमा रेखा जाती है वो सीमा रेखा जमीन से टच होकर जाती है। जबकि भारत का इसमें मानना यह है कि पानी को आधा आधा बांटा गया है, यानी आधा पानी पाकिस्तान की तरफ है और आधा पानी भारत की तरफ है। यह सर्क्रिक का विवाद है। और यह विवाद क्यों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर पानी में इतना विवाद क्यों है। यह जमीन बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, क्योंकि यहां पर ऑयल के गैसेस के बड़े भंडार है, पेट्रोलियम गैस ऑयल के बड़े भंडार हैं, और इसीलिए दोनों देश चाहते हैं कि ये उनके हिस्से में रहे। और याद रखिएगा, पाकिस्तान का दावा क्या है कि पूरा पानी उनके क्षेत्र में आता है, और भारत का कहना है कि ये जो पानी वाला हिस्सा है इसका आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत में है, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको सर्क्रिक विवाद क्या है और क्यों है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके एक बार बता दो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को जरा शेयर कर दो, और आप लोग भी जरा पानी वानी पी लो, क्योंकि क्लास अभी शुरू हुई है, यानी कि अभी पार्टी शुरू हुई है दोस्त। क्लास लंबी चलनी है आज, क्लास काफी लंबी चलनी है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सर्क्रिक विवाद आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये दोनों मैप देखिए, क्या शानदार मैप है, क्या झमाझम टाइप के मैप है। देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं दोनों मैप, जरा मुझे कमेंट करके बताओ अब अच्छे से, क्योंकि ये मैप अब आपकी ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका है उसको पूरी तरह से बदल देंगे। अभी तक आप जिस प्रकार से मैप पढ़ते आए हैं उसको मैं आज आपको अच्छे से बताने वाला हूं, एक एक चीज अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। ये भारत के फिजिकल मैप है, फिजिकल। देखिए अब यहां पर कुछ चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं। स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है, ये भारत का ये जो है ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय का ही एक हिस्सा इधर बढ़ गया है, राइट। ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये वाला, ये आपका पश्चिमी घाट है। ये आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये आपके पूर्वी घाट वाले पर्वत हैं, राइट। ये आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे की तरफ, ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये आपको दिखाई दे रहा, ये अरावली की श्रेणियां हैं, राइट। नीचे आप देखेंगे यहां पर ये आप देखेंगे तो ये आपको जो दिखाई दे रही है यहां पर एलिफेंटा की श्रेणियां हैं, राइट। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बीच में काफी बड़ी ऊंचे पठार दिख रहा है, ये पूरा एकदम समतल एरिया दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है पूरा समतल एरिया। ये वाला क्या है, ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान, ये सिंध का मैदान है। इधर ये पूरा थार रेगिस्तान है, और ये नीचे वाला हिस्सा तटीय मैदान है, राइट। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। इसमें देखेंगे कि अगर इस तरह से देखेंगे तो ये देखिए हिमालय कितना ऊंचा है, पूरी की पूरी एक दीवार है। जो उधर से ठंडी हवाएं भारत में आती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं भारत में आती हैं, उसको पूरी तरह से रोक देती हैं। इसी कारण क्या होता है कि अगर यूरोप में देखोगे, यूरोप में जिस स्थिति में भारत है, यानी कि जिस अक्षांशीय रेखा पर भारत स्थित है, उसी अक्षांशीय रेखा पे अगर आप यूरोप के देशों को देखेंगे तो वहां पर बहुत ठंड है, लेकिन भारत में इतनी ठंड नहीं है। उसका कारण यह है कि उधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको हमारा जो हिमालय है वो पूरी तरह से इधर आने से रोक देता है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, पूर्वी घाट वाले पहाड़ हैं। ये आपको दिखाई देंगे पश्चिमी घाट वाले पहाड़ हैं, राइट। ये बीच में दिखाई दे रहेगा, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है, ये अरावली है। ये और छोटी छोटी यहां से देखेंगे हरिश्चंद्र, राजघाट, राजवाड़ा और बालाघाट, इस प्रकार की काफी सारी छोटी छोटी पहाड़ियां यहां पर स्थित हैं। आगे मैं इनके बारे में और डिटेल से आपको बताऊंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की किताब में भारत को
पांच एक्चुअल में 6 हिस्सों में बांटा है। भारत का जो पूरा भौतिक विभाजन है उसको 6 हिस्सों में बांटा है। और कौन से ये 6 हिस्से हैं यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नाम दिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तर में जो आपको इस कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहां तो बीच में नेपाल वाला क्षेत्र, याद रखिएगा ये नेपाल वाला हिस्सा है। ये माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, राइट। यहां पर आपको याद रखना है। तो 6 हिस्सों में बांटा। तो पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसको उत्तरी पर्वत श्रृंखला कई कई किताबों में दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो नाम दिया है हम वही नाम याद रखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहला भाग क्या हो गया? ये वाला हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा उत्तर का मैदान। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये गंगा, यमुना, सिंधु और उधर ब्रह्मपुत्र, इधर दिखाई दे रहा है आपको ये ब्रह्मपुत्र। ये कौन सा मैदान वाला हिस्सा है? ये बीच में भी मैदान वाला भाग आता है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश अलग हो गया तो इसको हमने नक्शे में दिखाया नहीं तो आप देखते हैं कि बीच में कैसे कट गया। तो ये बांग्लादेश है एक्चुअल में। तो ये क्या आ गया आपका दूसरा उत्तरी मैदान, या उत्तर के विशाल मैदान भी इसे कई जगह लिखा जाता है, राइट। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा अगर आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार है, पठारी क्षेत्र। ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा के पूरा प्रायद्वीपीय पठारी वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीप एक शब्द आया यहां पर, पेनिनसुलर इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है प्रायद्वीप? मैं आपको बताता हूं। इस तरफ आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ आपको पता है अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो जो कोई वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी ये घिरी हुई है 1 2 3 तरफ से पानी से और ऊपर घिरी हो जमीन से। तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, राइट। पठार क्या होता है दोस्त? पठार अपने आसपास की जगह से थोड़ी सी उठी हुई जगह। तो इस मैप में इसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी जमीन है, ये जो पूरी जमीन है ये अपने आसपास की जगह से क्या है? ऊपर उठी हुई है। यानी कि इस जगह से क्या हुई है? ये ऊपर थोड़ी सी इस जगह से ऊपर उठी हुई है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीप का पठार है। प्रायद्वीप के पठार के भी काफी सारे हिस्से हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य उच्च भूमि। ये कहलाता है, इस तरफ वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ये बड़ा वाला हिस्सा इसका कहलाता है, ये अधिकांश हिस्सा इसका दक्कन का पठार। फिर दक्कन के पठार को भी छोटे छोटे भागों में, इस तरफ आ जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। फिर ये जो मध्य उच्च भूमि है ये भी मालवा के पठार में विभाजित है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इस प्रकार से और छोटे छोटे पठारों में ये इसको विभाजित किया गया है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या आ गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, पूरा एक प्रायद्वीपीय पठार है। फिर इस प्रायद्वीप में भी छोटे छोटे पठार है। कौन कौन से पठार हैं एक बार फिर से हम नाम गिन लेते हैं। एक मध्य उच्च भूमि है, मध्य उच्च भूमि के अंदर भी काफी सारे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, राइट। और फिर उसके नीचे आप आ जाओगे तो और छोटे छोटे पठार आपके आ जाएंगे। दक्कन का पठार इसी के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही तेलंगाना का पठार इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पठार इसमें स्थित है। फिर उधर ये छोटा नागपुर का पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। अब चौथा जो स्थान है वो है भारतीय मरुस्थल। ये क्या है? भारत का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है, आपको पता होगा। ये भारतीय मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत में और कुछ हिस्से पाकिस्तान में भी इसी का हिस्सा है, राइट। तो ये कौन सा स्थल हो गया? ये भारतीय मरुस्थल हो गया। अब ये जो ब्लू कलर का आपको पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये तटीय मैदान है। ये क्या है? 5वें तटीय मैदान है। ये 5वां हिस्सा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, यानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तो उनके बीच में जो तट है ये पूरा ये तटीय मैदान है। और इन तटीय मैदानों के थोड़ा सा आगे आपको क्या मिलेंगे? इस तरफ एक पूरी पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और इस तरफ एक पूरी पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। और पूर्वी घाट के आगे और पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ, पूर्वी घाट के पूरब की तरफ, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ तटीय मैदान है। और इन तटीय मैदानों का भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और 6वें नंबर पर जो आता है वो आती है द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसे इस तस्वीर में आप देखिए तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर आपको दिखाई देंगे लक्षद्वीप। तो ये 6 भागों में भारत का जो भौगोलिक विभाजन है
वो इन 6 भागों में किया गया है। राइट, कमेंट जरा इस वीडियो को शेयर कर दो यार, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से इसलिए देखना दोस्त कि मैं अब आपको जो बताने वाला हूं वो अभी आपने क्या होगा अच्छे से नहीं देखा होगा संभवतः, तो अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट, अब मैं जो आपको बताऊंगा, अरे यार ये देखो अटक गया, मुझे इसी का थोड़ा सा डर रहता है कि ये अटक ना जाए कहीं। कोई बात नहीं, इसकी अटक को हम सीधा कर लेंगे। फिलहाल तो आप क्या करो, वीडियो को जरा शेयर कर दो सबके साथ में, जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो। राइट, कोई बात नहीं, इसकी अटक हम तोड़ देंगे। चलो फिर से इसको शुरू करते हैं, हम फिर से इसको शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को जरा शेयर कर दो भाई, इस वीडियो को जरा शेयर कर दो, सभी तक पहुंचा दो, ताकि बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं देख पा रहे थे वो भी जरा इस वीडियो को देख लें। राइट, चलिए अब मैं आपको यहां पर पहुंच गया था। अब जरा इस हिस्से पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं, अब जरा आप इस हिस्से पर ध्यान दीजिएगा, विशेष फोकस कीजिएगा इस हिस्से पे, क्योंकि यहां जो आने वाला है यहीं से आपके सारे मैप क्लियर हो जाएंगे। खासकर हिमालय को लेकर जो आपकी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये व्हाइट कलर के कुछ पर्वत यहां पर आपको दिखाई दिए, ये व्हाइट कलर के कुछ पर्वत यहां पर आपको दिखाई दिए, ये कहलाती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है, काराकोरम। और इसमें ये जो सबसे ऊंचा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है ये है K2, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे आप देखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, लद्दाख श्रेणी। ये हुई आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। राइट, ये हुई आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये वाला हिस्सा आपका हुआ काराकोरम पर्वत श्रेणी का, दिखाई दिया आपको ये वाला हिस्सा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का हुआ। काराकोरम के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही ये लद्दाख श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है दोस्त, ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी के नीचे अगर आप देखेंगे यहां पर जो चाइना में फैली हुई है ये कैलाश श्रेणी है। राइट, तो हम इनके नाम कर देते हैं, ये हुआ काराकोरम, ये हुआ कैलाश श्रेणी, कई सारे पर्वतों का समूह, इसी कैलाश श्रेणी में कैलाश पर्वत है, ये है लद्दाख श्रेणी। राइट, ये लद्दाख श्रेणी है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां है, पूरी तरह से पाकिस्तान में है। राइट, चलिए अब यहां पर देखिए, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, कैलाश श्रेणी हो गई। कैलाश श्रेणी भारत में नहीं, पूरी तरह से चाइना में, तिब्बत में। उसके नीचे एक पर्वतों की पूरी श्रृंखला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जास्कर। जास्कर, अच्छा इस जास्कर से पहले आपको बताऊं तो ये कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन तीनों को मिलाकर, ट्रांस हिमालय। ये पूरी तरह से ऊपरी वाला हिस्सा है। राइट, इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, ट्रांस हिमालय बोला जाता है। समझ में आ गया ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। तो 3 श्रेणियां जो हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणी हैं, पहली श्रेणी तो हो गई ये काराकोरम, दूसरी हो गई ये लद्दाख, और तीसरी हो गई ये कैलाश। राइट, अब बढ़ेंगे आगे। अब अगली जो श्रेणी आएगी, अगली श्रेणी का नाम क्या है, ये अगली श्रेणी यहां पर निकलकर सामने आई, और इस श्रेणी का नाम क्या है, इस श्रेणी का नाम है जास्कर। क्या नाम है श्रेणी का, जास्कर श्रेणी। राइट, ये जास्कर श्रेणी जो है ये हिमालय का भाग मानी जाती है। ये तीनों श्रेणी किसका मानी जाती है, ये तीनों श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग मानी जाती है। ट्रांस हिमालय अलग पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये हिमालय का ही भाई आप इसे कह सकते हैं। इधर ये काराकोरम के इस तरफ आप जाएंगे तो हिंदुकुश पर्वत आपको मिलेंगे। कौन से पर्वत मिलेंगे, हिंदुकुश पर्वत आपको मिलेंगे। राइट, अब यहां पर ट्रांस हिमालय, ये जास्कर श्रेणी आ गई। जास्कर श्रेणी के बाद देखेंगे तो जास्कर श्रेणी के जस्ट बाद आ गया पूरा के पूरा महान हिमालय। ये महान हिमालय, वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय इसको कहते हैं, और दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं
वो सब इसी में है। कौन कौन सी बड़ी चोटियां, यहां पर आपको ये चोटी दिखाई दे रही दोस्त, ये वाली चोटी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा इसे कहते हैं। ये कौन सी है, ये कौन सी है, जरा कमेंट करके बताओ भाई। भारत का जो सिक्किम है और नेपाल है उसकी सीमा पर स्थित है, इसको कहते हैं कंचनजंगा, राइट, इसको क्या कहते हैं, कंचनजंगा। और ये कौन सा है, ये है नंदा पर्वत, और ये कौन सा है, ये नंदा देवी है, याद रखिएगा, और ये नंगा पर्वत है। अब कश्मीर घाटी, आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में है, वो है जास्कर श्रेणी, किसके बीच में, जास्कर श्रेणी के बीच में, और वृद्ध हिमालय के बीच में, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे आपको दिखाई देगी, ये है, ये एक और नया पर्वत विकसित हुआ यहां पर, इसको कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं इसको, पीर पंजाल, पीर पंजाल, याद रखिएगा, पीर पंजाल कहेंगे इसको। किसको कहेंगे पीर पंजाल, ये वाला जो है ये पीर पंजाल है। ये कौन सा था, वृद्ध हिमालय, ये कौन सा है, जास्कर, ये कौन सा है, लद्दाख, ये कौन सा है, काराकोरम, राइट। और पीर पंजाल के बाद, पीर पंजाल से आगे बढ़ते हुए ही दूसरे हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है वो आ जाती है, जिसको हम मध्य हिमालय कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मध्य। ऊपर सबसे ऊपर वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय के नीचे मध्य हिमालय, और इसके सबसे नीचे जो श्रेणी आती है ये धौलाधर श्रेणी आ जाती है, पंजाब में आती है धौलाधर श्रेणी, और सबसे नीचे आ जाएगी ये वाली, कौन सी श्रेणी आ जाएगी, ये वाली श्रेणी क्या कहलाती है, ये श्रेणी कहलाती है शिवालिक, जो सबसे नीचे स्थित है, सबसे नीचे स्थित है शिवालिक श्रेणी, और ये यहां से लेकर इस तरफ तक बढ़ती है। ये तो हुआ हिमालय की 3 लेयर्स है, ऊपर की लेयर वृद्ध हिमालय जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, दूसरी मध्य हिमालय, और वृद्ध हिमालय को ही शिवाद्री भी कहते हैं, याद रखिएगा, शिवाद्री भी कहते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक जिसमें शिमला वगैरह, दून वगैरह की घाटियां, देहरादून, ये दून, वो दून, सारे इस शिवालिक हिमालय में स्थित हैं, राइट। और ऊपर का जो हिस्सा वो 3, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश, ये क्या कहलाते हैं, ट्रांस हिमालय, और इसी हिमालय का ही विस्तार क्या, इधर काराकोरम पीर पंजाल भी है और धौलाधीरा भी है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि ये आगे भी बढ़ गई हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो ये आगे भी बढ़ गई हैं, और यहां पर आपको दिखाई देगा ये मेघालय के अंदर, मेघालय यहां पर है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहां पर सबसे पहले एक पहाड़ी है गारो, गारो के बाद दूसरी पहाड़ी है खासी, और खासी के बाद तीसरी पहाड़ी है जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। और फिर यही हिमालय की, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बता रहा हूं मैं, वहां पर ये वाला हिस्सा, ये गारो, खासी, जयंतिया यहां पर है। ये पूरा महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इधर ये काराकोरम हो गई, दूसरी ये लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई, राइट। चलिए जरा वीडियो को शेयर कर दो। अब आपने एक और 2-3 नाम और सुने होंगे, कश्मीर हिमालय नाम सुना होगा। आखिर ये कश्मीर हिमालय कहां है, जब महान हिमालय भी मिल गया तो प्रादेशिक स्तर पर ये तो इस प्रकार से विभाजन था, मतलब आड़ा विभाजन। अगर मैं खड़े में विभाजन कर दूं, खड़े में विभाजन कर दूं तो यहां आपको कश्मीर भी मिल जाएगा, कुमाऊं भी मिल जाएगा, कश्मीर भी मिल जाएगा, कुमाऊं भी मिल जाएगा, नेपाल भी मिल जाएगा और असम भी मिल जाएगा। तो यहां से बहती इस तरफ से एक नदी का नाम है इंडस नदी या सिंधु नदी, राइट। यहां के आसपास से वो इधर से होके जाती है इंडस नदी, और इधर पाकिस्तान में तो इंडस नदी, और इस तरफ है कहीं सतलज नदी, राइट। तो इंडस नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं उसको, कश्मीर हिमालय, याद रखिएगा। अब नेपाल के पास में यहां से निकलती काली नदी या सरयू नदी, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय है कुमायूं हिमालय। क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय। और ये जो काली नदी है यहां से लेकर इस तरफ, ये यहां पर है तीस्ता नदी, तो काली से और इसके बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। और यहां से लेकर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आई है, इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी आई है, तो इस तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय कहलाता है वो कहलाता है असम हिमालय। समझ में आ गया आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। अच्छे से समझ में आ गया सारा आपको। कुमायूं हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कौन सा, असम हिमालय कौन सा, कश्मीर हिमालय कौन सा। क्लियर हुआ आज आपको सभी कुछ। चलिए मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हुई हिमालय की बात। अब हिमालय के बाद दूसरी पर्वतों के बारे में बात करूंगा।
दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो ये है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली। और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, आबू पर्वत, राइट? आबू पर्वत पर गुरु शिखर, ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी, अरावली की। अरावली के बाद अगली पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा नदी के ऊपर, इसको कहते हैं विंध्याचल। क्या कहते हैं इसको? विंध्याचल। और इसी का एक अगला रूप है यहां पर, इसमें देखिए आप, ये है अरावली, ये है आपका विंध्याचल। नर्मदा नदी, ये बीच से नर्मदा नदी होकर गई है। थोड़ा कलर, पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बता रहा था कौन सा? विंध्याचल। ये नीचे सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच से होकर गई है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच से होकर गई है नर्मदा नदी, राइट? तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल के नीचे देखेंगे तो नर्मदा नदी के बाद अगली श्रेणी आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी भाई? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे। इसमें आप में देखो ये वाली श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद इसको देखो आप, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? ये पूरा के पूरा यहां से, ये क्या है? ये वाला कौन सा हिस्सा है? तो ये वाला हिस्सा कहलाता है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत है। ये कौन से पर्वत है? पश्चिमी घाट। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए ना, तो धूपगढ़। कहां पर है? धूपगढ़। किन पहाड़ियों में है? महादेव की पहाड़ियों में है। किन पहाड़ियों में है? महादेव की पहाड़ियों में है, राइट? सतपुड़ा। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक आई है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, राइट? अब इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नीचे की तरफ कुछ पहाड़ियां हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां के नाम है। आपको इन नामों को याद रखना, कौन से नाम है मैं आपको बता देता हूं। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला है ये। कहां की है? दक्षिण भारत की। देखिए, सबसे नीचे अगर आपसे पूछा जाए, सबसे नीचे कौन सी है? सबसे नीचे मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कार्डमम। कार्डमम, इसको, कार्डमम को हिंदी में कहते हैं इलायची। खाई होगी आपने, इलायची की पहाड़ियां। यहां पर इलायची की खेती खूब होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? इलायची की पहाड़ियां हैं। क्या नाम है इसका? इलायची की पहाड़ियां हैं। अब इन इलायची की पहाड़ियों के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर कौन सी दूसरी जो पर्वत हिल्स हैं, उनका नाम क्या है? यह है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई पर्वत में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, केरल के इडुक्की जिले में। अन्नामुडी, ये वाली चोटी दिख रही है, ये अन्नामुडी चोटी है, राइट? केरल के इडुक्की जिले में। उसके ऊपर देखेंगे आप तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, उसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या नाम है? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। तो सबसे नीचे कार्डमम, कार्डमम के ऊपर अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर नीलगिरी, और सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी किसमें है? अन्नामलाई हिल्स में, राइट? अन्नामलाई हिल्स में, नीलगिरी हिल्स। तो ये सारे आपको नाम याद रखना है। और इन्हीं नील ऊटी आपने नाम सुना होगा, जो पश्चिम के हिल स्टेशन, दक्षिण भारत के हिल स्टेशन है, वो इधर इस नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, राइट? काफी ज्यादा हो रहा है आजकल, लेकिन आप लोगों को देखना और अच्छे से देखना, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखेंगे इस तरफ, ये पर्वत श्रृंखला एक और उभर के आती है इस तरफ। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां। ये वाला दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र इलायची की पहाड़ियों के जस्ट ऊपर। ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? ये अन्नामलाई की पहाड़ियां। और ये कौन सा कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां। और इस अन्नामलाई की पहाड़ी में अनाईमुडी करके एक चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दोदा बेट्टा इस नीलगिरी में है, राइट? अब देखेंगे इस तरफ हम आ गए, ये इस तरफ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये कहलाता है पूर्वी घाट। क्या कहलाता है? ये पूर्वी घाट कहलाता है। और पूर्वी घाट में ये महेंद्र पर्वत है। भगवान
आपने रामायण देखी होगी, अभी महाभारत देखी होगी। महाभारत में बताया गया है कि भाई जो भगवान परशुराम है किस पर्वत पर निवास करते हैं, इसी महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं, राइट। महेंद्रगिरी, इसी के ऊपर एक झारखंड में ही पारसनाथ पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पारसनाथ पर्वत। कहां पर है? झारखंड में। इस तरफ आप बंबई के आसपास देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं, कौन सी? एलिफेंटा पर्वत श्रेणी है। इस तरफ आप नीचे देखेंगे हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणियां हैं, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है, और छोटी छोटी कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया, राइट। ओके, समझ में आ रहा भाई? अरे अभी तो काफी सारी हैं, बहुत बहुत पढ़ना है। हमारा भारत इतना विविधताओं वाला देश है, आप यकीन भी नहीं कर सकते कितनी सारी विविधताएं भारत में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा भारत के जो कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया समझते हैं, तटवर्ती, उन तटीय मैदानों के भी नाम है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्त? अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने आपको बताया। किन के बारे में बताया? इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया मैंने आपको। ये पर्वत श्रृंखलाएं कहां है? ये वाली पर्वत श्रृंखलाएं कहां आती हैं? ये प्रायद्वीप के पठार में ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं। उससे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था? उससे पहले मैंने आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। ये जो नीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का तटीय मैदान है। 7,500 किलोमीटर से बड़ी भारत की कोस्टल एरिया है, ये याद रखना। और ये तो थार मरुस्थल है ही, इसके बारे में आपको विशेष नहीं याद रखना, शुष्क भूमि है, थार मरुस्थल है, इससा ही इतना ही आपको इसमें याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम भारत के जो तटीय मैदान हैं, उन तट पर स्थित मैदानों के अलग अलग नाम हैं हर मैदान का। इस तरफ मैंने आपको बताया क्या होता है? ईस्ट होता है। इस तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है। इस तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है, यानी इधर पूरब इधर पश्चिम। सबसे पहले पश्चिम तटों के नाम बताता हूं। तो जो गुजरात के तट हैं, गुजरात के तटों को कहा जाता है काठियावाड़ तट। क्या कहा जाता है गुजरात के तटों को? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ के नीचे महाराष्ट्र के जो भी तट हैं, महाराष्ट्र के तट, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट क्या कहलाते हैं? कोंकण। क्या कहलाते हैं? कोंकण, राइट। अब यहां पर एक जगह है गोवा के नीचे से लेकर, तो यहां पर मैंगलोर करके जगह है, इसके नीचे के तट कहलाते हैं कन्नड़, कर्नाटक में आते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ कोस्ट। और मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक के, नीचे क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? कन्याकुमारी कोस्ट, या इसी को मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट भी इसी को कहा जाता है, ये आप याद रखना। उसी प्रकार से ये तो हुए किधर के नाम? जो पश्चिम तट थे, तट के मैदान थे, उन मैदानों के नाम। ये तट कहां पर स्थित है? जो पश्चिम के पर्वत हैं, पश्चिम के पर्वत श्रृंखला है, उसके भी पश्चिम में है। पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिम में, यानी समुद्र के और उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के तट के मैदान है ये पूरे। काफी अच्छी फसलें यहां पर होती हैं। इसी प्रकार से पूर्वी तट है, पूर्वी घाट आपने नाम बताया था ना, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो मैदान है उसके बारे में, तो ये कहलाता है, जो उड़ीसा में आता है, उड़ीसा वाला हिस्सा कहलाता है उत्कल कोस्ट। आपने जनगण मन अधिनायक जय है ये सुना है? उसमें विंध्य हिमाचल उत्कल आता ना, उत्कल, तो ये वही उत्कल है, राइट। ये क्या है? उत्कल है। तो उत्कल कोस्ट कहलाता है। जो आंध्र प्रदेश में है वो क्या कहलाता है? आंध्रा कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? आंध्रा कोस्ट। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और इस तरफ महानदी मिलती है। महानदी और गोदावरी के बीच का हिस्सा कहलाता है उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। और इधर आंध्र प्रदेश से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। आपने कोरोमंडल किंग सीमेंट सुनी होगी, ये वही कोरोमंडल तट, राइट। तो कौन कौन सा आ गया? सबसे पहले उत्कल, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार एक्चुअल में आंध्रा कोस्ट के अंतर्गत ही आता है, और नीचे कोरोमंडल तट। तो ये क्या हो गए? भारत के तटीय मैदानों के बारे में चर्चा कर ली। चलिए, समझ में आ रहा है दोस्त? कैसा मजा आ रहा है? काफी लंबी क्लास हो गई ना, लेकिन क्लास ऐसी है कि आपको एक ही बार में इंडिया की जितनी भी ज्योग्राफी थी, मेन चीजें, वो सारी चीजें जाएंगी। अगले बार आने वाली किसी भी परीक्षा में आप जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, राइट। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे हम यहां पर भारत के दक्षिण भारत का जो कुछ हिस्सा उसके बारे में बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको दिखाई जाएंगी, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये आपको पता है, ये नारियल जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये श्रीलंका है। ये नारियल जैसा, ये भारत है। भारत का ये वो हिस्सा है जिसको राम सेतु के नाम से, अभी मूवी भी आने वाली है, राम सेतु के नाम से जिसको जाना जाता है। एक और नाम है आदम ब्रिज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आदम ब्रिज भी कहा जाता है। इस आदम ब्रिज के ऊपर पाक बे, बे का मतलब होता खाड़ी। सिर्फ बंगाल की खाड़ी नहीं है भाई, पाक की खाड़ी भी है। बंगाल की खाड़ी तो और आगे जाके आती है। तो ये क्या कहलाती है? अब ये पाक कौन थे? ये एक्चुअल में मद्रास का गवर्नर था एक, रॉबर्ट पाक, PAL के, पाकिस्तान वाला पाक नहीं, रॉबर्ट पाक, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। पाक बे, पाक की खाड़ी, राइट। बीच में आदम ब्रिज और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। अब आप बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, खाड़ी 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 बे, ये है क्या? हिंदी में तो दोनों को खाड़ी कहा जाता है। गल्फ और खाड़ी, गल्फ और बे दोनों एक ही चीज है। बे थोड़ा छोटा होता है, गल्फ थोड़ा सा बड़ा, कई बार इसको कह देते हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज है। गल्फ और मन्नार होता क्या है? जब तीन तरफ से जमीन हो, 1 2 और 3, ये तीन तरफ से क्या हुई? जमीन हुई, तो और बाकी एक तरफ से पानी हो, तो उस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? उस वाटर बॉडी को कहते हैं मन्नार, उसे कहते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। यहां भी देख लीजिए सेम, कि इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, तो ये क्या हो गई? पाक की खाड़ी। सेम बंगाल की खाड़ी के साथ यहां पर देख लो, इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, तो ये क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी हो गई। हो गई ना बंगाल की खाड़ी। तो आपको ये याद रखना है कि खाड़ी किसे कहते हैं। अच्छा, एक और शब्द आएगा, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल डमरू मध्य, हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या होता है? ये भी इसी प्रकार की एक छोटी सी परिभाषा, इसकी भी याद रख लो कि स्ट्रेट या जल डमरू मध्य वो होता है, या चैनल, आपने नाम सुना होगा कई बार, इंग्लिश चैनल। स्ट्रेट और चैनल लगभग एक जैसे होते हैं, स्ट्रेट थोड़ा सा छोटा है, चैनल थोड़े से बड़े होते हैं, दोनों को साइज में अंतर होता है। बाकी काम क्या करते हैं? एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यानी बड़ी वाटर बॉडी, दूसरी तरफ है पाक बे यानी पाक की खाड़ी, ये भी एक वाटर बॉडी है। तो दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला रास्ता, यानी दो वाटर, इधर भी जमीन आ गई, ऊपर भी, इधर भी जमीन आ गई, तो इन दोनों जमीनों के बीच से एक सक्रिय वाटर बॉडी, जो ये सक्रिय वाटर बॉडी है, ये बड़ी आ गई इस तरफ वाटर बॉडी, ये बड़ी आ गई इस तरफ वाटर बॉडी, तो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला जो हिस्सा कहलाता है। हालांकि वो भी वाटर बॉडी होता है, लेकिन वो दोनों तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है, तो वहां पर एक सकरा रास्ता सा बन जाता है पानी का, और उसको कहते हैं स्ट्रेट, और उसी को कहते हैं चैनल। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेट, और उसी को कहते हैं चैनल। चलिए, समझ में आ गया आपको स्ट्रेट और चैनल में क्या अंतर होता है? तो पाक स्ट्रेट भी है, पाक खाड़ी भी है, इधर मन्नार की खाड़ी भी है। क्या? इधर मन्नार की खाड़ी भी है। और भारत में कौन कौन सी खाड़ी है देख लो भाई, और खाड़ियां बता देता हूं भारत में, नहीं तो भूल जाओगे बोले साहब इतनी खाड़ी है क्या। ये तो हुई यहां पर, देखो यहां पर हुई पाक स्ट्रेट, ये मन्नार की खाड़ी, ये पाक खाड़ी। यहां पर देखेंगे ये खंबात की खाड़ी, जहां पर नर्मदा और ताप्ती आकर गिरती हैं, ये कच्छ की खाड़ी, राइट, याद रखना। तो काफी सारी खाड़ियां भारत में हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में, राइट, भारत के द्वीपों के बारे में बात होगी। सबसे पहले लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप का मैप, लक्षद्वीप है कहां मैप में? ये देख लो, केरल से थोड़ा सा आगे आप आओगे तो लक्षद्वीप आपको मिल जाएगा। अच्छा, लक्षद्वीप की तरफ जाऊं उससे पहले एक और मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा पीछे चढ़ना पड़ेगा उसके लिए, कोई बात नहीं, हम चले चलेंगे पीछे, क्योंकि वैसे भी अपन बहुत पीछे जा सकते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई, राइट। और पीछे और पीछे, ये देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पुडुचेरी करके आपने एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का? पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले हैं, और 4 में से 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं। देख लीजिए, यहां पर आपको दिखाई दे रही है छोटी सी पुडुचेरी है, राइट, ये क्या है? छोटा सा पुडुचेरी, ये छोटा सा पुडुचेरी है। किसमें है?
ये तमिलनाडु में आता है। इसी का एक जिला करईकाल भी तमिलनाडु में ही आता है, लेकिन उससे बहुत दूरी पर है। तीसरा पुडुचेरी का जिला आंध्र प्रदेश में आता है, यनम। और चौथा माहे, ये कहां आता है? केरल में आता है। यानी एक जिला इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। यहाँ की विधानसभा के लोग भी इधर से उधर, मतलब माहे वाले व्यक्ति जो विधायक बने यहां से, उनको जाने के लिए पूरा तमिलनाडु क्रॉस करके जाना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो 4 अलग अलग राज्यों में है आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है। राइट, चलिए कोई बात नहीं, भारत ही इतना बड़ा है, इतना विविध है, इतना विशाल है कि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी चीजें भारत में है। अब आगे मैं आपको बता रहा था, आगे मैं आपको क्या बता रहा था, किसके बारे में बात कर रहे थे हम? लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप कहां पर है? मैप में देख लीजिए मेरे दोस्त, लक्षद्वीप है यहां पर, ये दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप। ये केरल के जस्ट सामने, ये केरल है, याद रखना, ये नीलगिरी हिल्स, ये कार्डमम हिल्स, ये अन्नामलाई हिल्स। तो इसके सामने आप देखेंगे ना, ये राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। इसके सामने आप देखेंगे, सामने के मतलब पश्चिम में आप खड़े हो जाएंगे, यानी कि यहां से खड़े होकर आप देखेंगे तो पश्चिम में आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में काफी सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। राइट, कहां पर है? अरब सागर में है ये द्वीप। ये छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। इसकी राजधानी समझ लीजिए कौन सी है, तो इसकी राजधानी कौन सी है ये आपको बता दूं मैं आपको, तो किवृत्ति इसकी राजधानी है। क्या है इसकी राजधानी? किवृत्ति इसकी राजधानी है। ये आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी किवृत्ति है। अब यहां पर एक और चीज याद रखेंगे कि ऊपर इसकी राजधानी है किवृत्ति, इसके बीच में यानी कि एक द्वीप इसी का मिनिकॉय है। मिनिकॉय द्वीप के नीचे मालदीव के द्वीप आ जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप किसके आ जाते हैं? मालदीव के बीच में। तो किवृत्ति और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। अब ये 9 डिग्री चैनल क्या है? चैनल तो मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जब 2 पानी की, इस तरफ एक बड़ी पानी की जगह है, इस तरफ एक बड़ी पानी की जगह है, बीच में एक 9 डिग्री क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि यहां पर 9 डिग्री की अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। राइट, तो 9 डिग्री ये किसके बीच में है? तो किवृत्ति और इधर नीचे मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री। 10 डिग्री किसके बीच में? मिनिकॉय और इधर मालदीव के बीच में 8 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री नहीं, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरफ ऊपर क्या होगा आपका, ये पूरा लक्षद्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। भारत के पश्चिम में देखो आप, भारत के पश्चिम में, और नीचे तो इसके साथ में क्या लग जाता है पता है आपको? नीचे इसके पास में पूरा इंडोनेशिया लग जाता है। राइट, इंडोनेशिया के पास में स्थित है। इसको, इस वाले को जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इस प्रकार का दिखाई देगा, तो यहां पर ये जो इसकी राजधानी है, पहले तो ये देख लो, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार एक हमारी यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें भी 2 मुख्य आइलैंड है। कौन कौन से 2 मुख्य आइलैंड है? एक है अंडमान आइलैंड, आइलैंड तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मुख्य है, और दूसरा निकोबार आइलैंड। अब अंडमान आइलैंड के भी कई सारे भाग हैं। मैंने बताया था किसी भी मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ अंडमान हो गया। ये नॉर्थ अंडमान में ही एक चोटी है सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। पूछा जाए कहां पर है, तो दोस्त लगा देना आंख बंद करके, नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ के बीच में क्या आएगा? मिडिल अंडमान आएगा, और मिडिल के नीचे में क्या आएगा? लोअर अंडमान आएगा। याद रखिएगा, नॉर्थ, मिडिल और लोअर अंडमान। लोअर अंडमान के पास में देखेंगे तो ये वो सेनेटियल आइलैंड है जहां थोड़े दिन पहले ही, लगभग 2 साल पहले की घटना है कि एक अमेरिकी नागरिक चला गया था। यहां पर पिछले 60-70 हजार सालों से एक जनजाति निवास करती है सेनेटियल आइलैंड पर, और ये पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र है, यहां पर कोई जा नहीं सकता। और आज भी आदिम अवस्था में वो लोग निवास करते हैं। उनको पास चला गया था और उन्होंने उसे भगवान के पास पहुंचा दिया। राइट, तो ये वो सेनेटियल आइलैंड यहां पर है, दिखाई दे रहा। पोर्ट ब्लेयर के किस तरफ है? पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम की तरफ। नीचे, इसके नीचे क्या है ये आपको दिखाई देगा? लिटिल अंडमान। क्या दिखाई देगा आपको? लिटिल अंडमान। अच्छा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। देखिए ये 11 डिग्री की रेखा है, इसके नीचे 10 डिग्री की रेखा है। कौन सी डिग्री की रेखा? 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है।
राइट। अब निकोबार द्वीप समूह में आपको नाम बता देता हूं। कार निकोबार, सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ये आपको याद रखना है, राइट। अच्छा, भारत में दो ज्वालामुखी भी हैं, कौन कौन से हैं, नारकुंडम है और एक का नाम बताओ, वो यहां पर है, इस तरफ है, ऊपर और नीचे, बेरन और नारकुंडम, राइट। तो वो कहां पर है, ये अंडमान में एक ऊपर है थोड़ा सा, ये 72 डिग्री जहां लिखा है यहां पर होगा लगभग, थोड़ा या और ऊपर हो जाएगा, ये है, और इधर लिटिल अंडमान के लगभग सामने ही पड़ता है, वो पड़ता है बेरन नारकुंडम और बेरन आइलैंड नारकुंडम, राइट, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इधर अंडमान सागर भी है, इसके आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये याद रखिएगा अंडमान सागर कहलाता है। ये पूरा हिस्सा हो गया बंगाल की खाड़ी, राइट, ये पाक खाड़ी, ये पाक स्ट्रेट, ये मन्नार की खाड़ी, ये खब्बात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। समझ में आ रहा है आपको सारा, कोई बात नहीं, डाटा खत्म हो गया तो बेरन और नारकुंडम ज्वालामुखी ये इधर ही है, ये ऊपर है थोड़ा से द्वीप, छोटे छोटे द्वीप है। चलिए अब रिवर्स ऑफ इंडिया, थक गए होंगे आप लोग, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी, लेकिन क्या करना, मुझे तो पढ़ाना 12 बजा यार, अभी तो क्या हुआ, अभी 12 बजा, पढ़ो जरा जोर से, सेलुलर जेल इधर ही है। अब देखो हम बात करेंगे अब नदियों की, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा नदियां, नदियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन सी नदी है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ब्लैंक मैप में भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है। सबसे पहले नदियों को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, कौन कौन से भागों में यहां पर नदियों को मैं आपके सामने बांटने वाला हूं। देखिए यहां से अगर आप नदियों को देखेंगे, ये वो नदियां हैं, इनको एक हिस्से में कह सकते हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, और ये किस तरफ से किस तरफ बह रही है, यानी इस तरफ, यानी कि इधर पूरब से पश्चिम की तरफ, हालांकि पूरब से पश्चिम तो नहीं कहा जाएगा ऐसे, क्योंकि ये उत्तर पूरब हो गया, उत्तर पूरब से नीचे की तरफ आती है सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। बाकी एक हिस्सा ये हो गया, यहां से ये दो ही मुख्य नदियां हैं जो किधर बह रही हैं, इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, बाकी भारत की अधिकांश नदियां किधर बह रही हैं, इस तरफ बह रही हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ अधिकांश नदियां बहती हैं, राइट, ये आपको समझ में आ गया। और दूसरी प्रकार से इनको इस प्रकार से भी बांटा जा सकता है, एक हो गई आपकी यहां से नर्मदा नदी के नीचे से, यहां से विंध्याचल के नीचे से ये हो गई प्रायद्वीप की नदियां, और ऊपर हो गई उत्तर भारत की नदियां, राइट, प्रायद्वीप की नदियां और उत्तर भारत की नदियां। अब देखेंगे यहां पर एक एक नदियों के नाम मैं आपको बता जाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की, यहां पर देखिए राक्षसताल के आसपास, ये यहां से सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से होती हुई ये सिंधु नदी है, देखो ये वाली दिखाई दे रही, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी मुख्य नदी है, और यहां पर पहुंच जाती है ये इधर अरब सागर में जाकर, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु के जस्ट नीचे आप देखेंगे दूसरी नदी, ये है झेलम नदी, कौन सी नदी है, झेलम, ये भी सिंधु नदी में आगे जाकर मिल जाएगी। झेलम के नीचे आप देखेंगे तो ये जो नदी है ये चेनाब नदी, कौन सी नदी है, चेनाब नदी, ये झेलम और चेनाब आपस में मिल जाएंगी। और इसके नीचे देखेंगे तो ये है रावी नदी, और रावी नदी के बाद देखेंगे ये ब्यास नदी है, और ब्यास नदी सतलज में जाके मिल जाती है, और ये सतलज नदी है जो कि सिंधु नदी के पास से ही निकलती है, और ये ब्यास में मिलकर फाइनली पहुंच जाती है, ये तीन नदी आपस में मिल जाती है, और फिर ये सबके सब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये तो हुआ सिंधु नदी वाला सिस्टम, राइट, सिंधु नदी वाला सिस्टम। इस तरफ देखेंगे अब आप, यहां पर देखिए ये मुख्य नदी है गंगा नदी, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी यहां पर पहुंची, यहां दो भागों में बढ़ गई, इस तरफ की हुगली कहलाती है, कलकत्ता से होकर जाती है, इधर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश की भी इसकी 3-4 हिस्सों में बढ़ जाती है, पद्मा, बांग्लादेश में क्या कहलाते हैं, इसको पद्मा कहते हैं। उसके बगल से ही निकलती है यमुना नदी, ये यमुना नदी है जो इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, राइट। ऊपर से देखेंगे तो ये कौन सी नदी है, ये है घाघरा नदी, ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी, कौन सी नदी है, घाघरा, ये कहां जाकर मिल जाती है, गंगा में। घाघरा के आगे देखेंगे तो ये जो नदी है ये है गंडक नदी, गंडक के आगे देखेंगे तो ये है कोसी नदी, कौन सी नदी, कोसी, बिहार का शोक इसी कोसी नदी को कहते हैं भाई, राइट। और यह तीस्ता नदी, ये कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, तीस्ता जल विवाद किसके साथ है, बांग्लादेश के पास साथ में।
और ये इसके पास से इधर जहां से सिंध नदी निकलती है उसके पास से दूसरी नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सांगपो कहते हैं। और यहां से नामचा पर्वत है, इसके पास से मोड़ लेकर ये उत्तर पूर्व भारत असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच से बहती हुई बांग्लादेश में पहुंच जाती है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। राइट, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हुई। अब नीचे की तरफ देखेंगे, एक ये बड़ी नदी है जो कि यमुना में जाके मिल रही है। ये वाली जो नदी दिख रही है आपको, ये चंबल नदी है। ये कहां जाके मिल रही है? यमुना में। चंबल की एक सहायक नदी राजस्थान से आती है, ये बनास नदी है। चंबल की दूसरी सहायक नदी सीहोर से निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? ये है पार्वती नदी। पार्वती के थोड़े से आगे से एक और नदी निकलती है जो कि यमुना में जाके मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है? बेतवा नदी। राइट, बेतवा नदी। और इस तरफ देखेंगे, ये सोन नदी है, नर्मदा नदी की बगल से निकल रही है सोन नदी, और आगे जाके कहां? पटना बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाएगी। नीचे की तरफ देखेंगे, सोन नदी के जस्ट पास से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूरब से पश्चिम की दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। राइट, अच्छा, अब इसी के नीचे, नर्मदा के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश में ही महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है ताप्ती नदी, जो उसके पैरेलल निकल के खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। राइट, अब इस तरफ देखेंगे, ये झारखंड में एक नदी निकलती है, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी, इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी के थोड़ा सा आगे से देखेंगे, झारखंड से एक और नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ब्राह्मणी नदी के आगे एक और नदी है जिसका नाम है महानदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। महानदी की ही एक सहायक नदी ये वाली दिख रही है, ये महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। महानदी की ही सहायक नदी है तेल नदी। अब ये जो नदी है ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की गंगा। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी की ही एक सहायक नदी है वेन गंगा, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वेन गंगा। और गोदावरी की एक सहायक नदी है इंद्रावती। ये कौन सी नदी है? इंद्रावती। कहां जाके मिल जाएंगी? सबके सब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएंगे। अब इधर ये आपको दिखाई दे रही है, ये लूनी नदी। ये लूनी नदी है जो राजस्थान में बहती है और ये समुद्र में मिलने से पहले ही गायब हो जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और ये दिखाई दे रही है आपको, ये दो बार कर्क रेखा को काटती है। ये कौन सी नदी है? ये है माही नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है, माही नदी। राइट, अब मैं आपको इधर नीचे गोदावरी नदी तक पहुंच गया था। गोदावरी के नीचे देखेंगे ना, तो ये जो यहां से निकलती नदी, एक्चुअल में ये है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी का यहां से उद्गम होता है। इसी कृष्णा नदी में दो नदियां आके मिलती हैं। ऊपर से निकलती है, ये है भीमा नदी। राइट, ये कृष्णा में मिल गई, कृष्णा आगे बढ़ी। नीचे से एक नदी निकली तुंगभद्रा, ये कृष्णा में मिल गई और ये जाके कृष्णा इधर पहुंच गई। ये है पेन्नार नदी, इधर ये निकल रही, ये पेन्नार नदी है। और सबसे नीचे है कावेरी नदी। ये तीन हिस्से, तीन ट्रिब्यूटरीज के नीचे जाके बन जाती है ये कावेरी नदी। तो अधिकांश नदियां भारत की किधर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियां गिर रही हैं। जो खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिरने वाली, एक है नर्मदा नदी, एक है ताप्ती नदी और एक है माही नदी। राइट, और फिर उधर सिंधु नदी तंत्र हो गया आपके सामने। तो ये थी भारत की नदियां, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। राइट, हाँ, सबको पता भाई, कहां से निकलती वो सब आप जान लो। मैंने तो सबके नाम बता दिए कि कौन कौन सी और कहां। आपको पता, ब्लैंक मैप पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है। राइट, चलिए, ये लूनी नदी राजस्थान में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियां। मिट्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसका खाना आप खा रहे हो हजारों करोड़ सालों में, ये मिट्टी की परत बनी है दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मैं जल्दी में बता देता हूं। जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, जो ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये हिमालय वाला एरिया है, ये ग्रीन कलर का एरिया। इधर देख लो सिक्किम, ये देख लो इधर अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे एल्यूवल यानी कि जलोढ़ मृदा। जो भी ग्रीन कलर की आपको ये मृदा दिखाई दे रही है, ये सबसे उपजाऊ होती है भाई, क्योंकि ये मिट्टी जो है नदियों के द्वारा जो कटाव हुआ है और उस कटाव के द्वारा बहाकर इस जगह को बनाया गया है, तो ये उपजाऊ होती हैं। जहां पर बारिश का पानी, बाढ़ का पानी आज भी पहुंचता है वो खादर कहलाती है, जहां पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता वो बांगर कहलाती है। ये हो गई जलोढ़, जलोढ़ एल्यूवल या जलोढ़ मिट्टी। राइट, ये देखो पूरा ये ग्रीन कलर का जितना दिखाई रहा है ये सब के सब, और ये मैदानी हिस्से में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब तीसरी आपको दिखाई दे रही है रेड येलो।
रेड एंड येलो, ये दिखाई रही है लाल पीली मिश्रित मिट्टी, लाल पीली, ये पूरी लाल पीली मिश्रित मिट्टी है। ये भी पानी जहां पर खूब गिरता है वहां पर पाई जाती है। देखो ये जलोढ़ मिट्टी, ये दिखाई दे रही है जलोढ़ मिट्टी, इस तरह भी जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी, ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। भारत में लगभग 40% भूभाग पर ये जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज्यादा भूभाग पर कोई मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है, राइट। अब देखेंगे रेड ब्लैक, ये आपको रेड ब्लैक, ब्लैक सॉइल, ये मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से में, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, यहां पर चाहे पाई जाती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल क्या होती है, ये ज्वालामुखी उद्गार के ठंडा होने से जो दक्कन ट्रैप थी उनसे मिलकर बनी है। कौन सी मिट्टी बनी है, ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल की क्या महत्वपूर्ण या विशेषता है, ये गर्मियों के समय में फट जाती है, राइट, बहुत ज्यादा पानी को अवशोषित कर लेती है। फास्फोरस की कमी होती है इसके अंदर, लेकिन ह्यूमस ठीक ठाक मात्रा में होता है, राइट। चूने की अधिकता होती है इसमें, लोह तत्व और चूने की अधिकता होती है। अब देखेंगे लेटेराइट, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है और सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न बनता है लेटेराइट मिट्टी से। देखिए लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाएगी, चलिए फिर से कनेक्टेड हो गया, 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कहां कहां पाई जाती है ये आपको याद रखना है। देखो लेटेराइट मिट्टी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, लेटेराइट मिट्टी ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर। ये एक तो इधर तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये राजस्थान के कुछ हिस्से में, इधर मेघालय जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर, इधर उड़ीसा में, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले के कुछ क्षेत्र में, यहां यहां ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इधर त्रिपुरा के आसपास थोड़े वैसे हिस्से में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, राइट। वीडियो रुक गया क्या, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से चालू कर देंगे दोस्त, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, वीडियो नहीं रुकेगा। वीडियो को रुकने नहीं देंगे हम, आप जुड़े रहें वीडियो को। कुछ थोड़ी देर का और क्लास बची है, जो बाकी चीज़ें बची हुई वो भी आप देख के जाएं, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई तो बैटरी कई बार क्या हो जाता है, बैटरी चली जाती है। क्लास बस एकदम एंड पर है, एकदम एंड पर क्लास है, इसके बाद विशेष कुछ बचा नहीं है जितना मुझे समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल क्लास खत्म ही है दोस्त, क्लास खत्म हो गई है अब, क्योंकि लेटराइट मिट्टी अंतिम थी, उसके बाद एरिड मिट्टी बची। तो एरिड मिट्टी तो केवल और केवल कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है केवल जहां पर राजस्थान का वो हिस्सा जहां पर आज भी क्या होता है पूरी तरह से, हाँ ये आ गया। चलो लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है, ये लेटराइट मिट्टी आपको मैंने बता दी राजस्थान वाले हिस्से में पाई जाती है, राइट। फिर से आ गया, कोई बात नहीं। लेटराइट सॉइल में आपको बता रहा था कि ये तेलंगाना, यहां पर देखेंगे तो ये पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहां पर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है इधर मेघालय, असम त्रिपुरा वाला कुछ क्षेत्र, राजस्थान वाला ये वाला क्षेत्र। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, लेटराइट मिट्टी मिलेगी। ये पूरा वीडियो था, आप लोगों ने बहुत देर मुझे झेला, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूं, जो शुरू से आखिर तक बैठे रहे। जो आयाराम गयाराम थे वो परीक्षा में भी आयाराम गयाराम करेंगे, जो क्लास को शुरू से आखिर तक देखते हैं उन लोगों का विशेष फायदा होता है। और ये हमारे नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो 1299 में नोट्स मंगा सकते हैं, घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी माध्यम 1399 इंग्लिश माध्यम। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि 8500 लोगों के बीच में आप कहां पर है ये जानने का मौका मिलेगा। 8500 से ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। 499 में टेस्ट सीरीज आपको ऐप से मिल जाएगी, राइट। चलिए अब आप सो जाइए, काफी लंबा समय हो गया और आप लोगों ने इस क्लास को अब तक देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। अब मॉर्निंग में क्लास नहीं रहेगी दोस्त, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं आपको मॉर्निंग में क्लास दे सकूं।